हेलो बच्चों, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। इसी क्रम में आज हम कक्षा 10 के चैप्टर 10 वर्त सर्किल को पढ़ाने जा रहे हैं और आपको इस चैप्टर से और इससे पहला चैप्टर त्रिभुज ट्रायंगल से दोनों से मिक्स करके 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछली बार तो बेटा ऐसा हुआ कि बोर्ड के एक पेपर में एक सेट में इसी चैप्टर से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए गए, एक 4 नंबर का और एक 6 नंबर का। तो बेटा इस त्रिभुज को और इस वर्त को बहुत अच्छे से करना है। 2 चैप्टर हैं, बहुत छोटा सा सिलेबस है और उसी से आपको 10 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। तो बेटा यहाँ पर वर्त आप पढ़ते आ रहे हैं 8वीं क्लास से। तो बेटा वर्त क्या होता है? एक वर्त है, वर्त में एक सेंटर होता है बेटा। इस बाहर की जो चारों तरफ की दूरी होती है इसे हम परिधि कहते हैं। जो बीच में एक पॉइंट होता है, ये पॉइंट कहां होता है कि इस पॉइंट से चारों तरफ अगर हमें ऐसे मिलाऊं या नापूं कोई भी, ये तो बराबर होता है। बिल्कुल इस चारों तरफ से ये बराबर दूरी पर होता है, इसे हम केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? केंद्र कहते हैं। और इस केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को, इस केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को बेटा त्रिज्या कहते हैं। और यहां मान लीजिए हमने त्रिभुज वर्त में किन्हीं भी 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम जीवा कहते हैं। इस वर्त पर यहां पर 2 बिंदु हैं बेटा, इसको हम जीवा कहते हैं। फिर बेटा एक ऐसी जीवा कि जो केंद्र से होके जाए, मान लीजिए मैंने एक ऐसे वर्त जीवा खींची, एक बिंदु यहां पर था, एक बिंदु यहां पर था और ये केंद्र को होके गई। एक ऐसी जीवा जो केंद्र को होकर जाती है बेटा, उसे व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उसे व्यास कहते हैं। अब व्यास में आप माने यहां पर हमारा केंद्र था, इस केंद्र से इस परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहेंगे। इस केंद्र से इस परिधि की बीच की दूरी को हम त्रिज्या कहेंगे। तो बेटा इस व्यास में 2 त्रिज्या आ जाती हैं। इस व्यास में 2 त्रिज्या आ जाती हैं, तो व्यास बराबर हम लिखते हैं बेटा 2 गुना त्रिज्या। ठीक है बेटा, यहां तक आपको बात समझ में आ गई होंगी, ये आपने पहले से पढ़ी है। अब बेटा यहां पर ये जीवा है, वर्त को 2 बिंदु को मिलाने वाली रेखा। अब यहां बेटा मैंने एक वर्त बनाया। यहां पर देखना बेटा, अगर यहां पर मैं ये एक जीवा खींची, इस जीवा ने इस वर्त को 2 बिंदुओं पर काटा, तो इसको कहते हैं हम जीवा। यदि एक और ऐसी जीवा हम काट दें, यानी कि ये पर इस वर्त को प्रतिच्छेद करती हुई दोनों तरफ से बाहर निकल गई, जब बाहर निकल जाती है बेटा इसे हम कहते हैं छेदक रेखा। क्या कहते हैं बेटा? छेदक रेखा। बस ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं, ये आपको समझने हैं। इसको कहते हैं जीवा। क्या कहते हैं बेटा? जीवा में छेदक रेखा में ये फर्क है कि ये जो वर्त पर 2 बिंदु होते हैं उसको मिलाने वाली रेखा होती है, ये बाहर नहीं आती वर्त से, और यहां पर भी ये भी 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वर्त को, तो ये लेकिन बाहर निकल जाती है, इसे हम छेदक रेखा कहते हैं। फिर बेटा अब ये आप देखो कि इस वर्त में मैं जीवा, मान लीजिए मैंने यहां पर खींच दी, मैंने यहां पर खींच ली, इसमें अनंत जीवा हो सकती हैं। कितनी बेटा? अनंत जीवा में बना सकता हूं। अगर कोई पूछे कि एक वर्त में कितनी जीवाएं हो सकती हैं, तो आप कहेंगे अनंत होंगी। फिर यहां पर जब जीवा में यहां छोटी, इससे बड़ी, इससे बड़ी और एक सबसे बड़ी ये होगी जिसको हम व्यास कहते हैं। व्यास भी एक जीवा है। फिर ऊपर भी खींचते जाएंगे, छोटी होती चली जाएगी। तो अगर कहेंगे सबसे बड़ी जीवा का नाम क्या है, तो आप कहेंगे व्यास है। फिर बेटा यहां पर ये छेदक रेखा आ गई। अब यदि कोई मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ करूं, ये ड्रा करी, ये इसने एक लाइन अगर वर्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, कहां पर बेटा? केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, तो उसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? स्पर्श रेखा कहते हैं। देखो मैंने ऊपर बनाया, मान लीजिए मैंने एक और वर्त बनाया। क्या बनाया बेटा? एक वर्त बनाया और एक ऐसे रेखा, ये रेखा यहां पर टच करते हुए, जहां मैं क्रॉस लगाया इस बिंदु पर टच किया, कहा? वर्त का एक बिंदु है ये, इस पर टच करती हुई, इसको छूती हुई एक रेखा चली गई।
अब इसने, इस रेखा ने इस वृत्त को कहां पर कितनी जगह प्रतिच्छेद किया बेटा? एक जगह प्रतिच्छेद किया। जो रेखा वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है बेटा उसको कहते हैं स्पर्श रेखा। कितनी कहते हैं बेटा? स्पर्श रेखा। अब यहां प्रश्न आता है, ये स्पर्श रेखा होती है बेटा, और जिस बिंदु पर ये प्रतिच्छेद करती है यानी कि वृत्त का वह बिंदु जिस पर रेखा टच करती है, स्पर्श करती है, स्पर्श मीन्स टच करना, स्पर्श करती है बेटा, उसे कहते हैं स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं बेटा? स्पर्श बिंदु कहते हैं। ठीक है, ये स्पर्श बिंदु हो गया, इस रेखा को स्पर्श रेखा कहेंगे। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में बात आई। फिर यहां पर एक केंद्र है। अब इस केंद्र से अगर मैं इस बिंदु को मिलाऊं तो इसको क्या कहते हैं बेटा? ये परिधि पर एक बिंदु था। अब हमें पता है कि वृत्त में अगर हम केंद्र से परिधि के किसी भी बिंदु को मिलाते हैं तो वह त्रिज्या कहलाती है। जैसे कि मान लीजिए यहां पर ये केंद्र है, ये मैंने मिला दिया, त्रिज्या है, यहां से ये मिला दिया, ये भी त्रिज्या है। तो इसमें त्रिज्या कितनी हो सकती है? वृत्त में अनंत है, ये भी अनंत बना सकते हैं। तो यहां पर भी केंद्र है और केंद्र से स्पर्श बिंदु को मैंने मिलाया, इसको हमने कहा त्रिज्या। ये त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है। तो स्पर्श बिंदु पर, ये एक प्रमेय है बेटा कि स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या और स्पर्श रेखा समकोण बनाती हैं। स्पर्श बिंदु पर वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा समकोण बनाती हैं, यानी कि यहां पर ये कोण 90 डिग्री का बनता है बेटा। ये एक प्रमेय है बेटा। अब समझ गए कि जो रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी यानी कि काटेगी उसको हम छेदक रेखा कहते हैं। जो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी बेटा उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। ये समझ लो बेटा। ये जो चीज मैंने बताई ये सब आप पहले पढ़ चुके हैं बेटा। अभी आप यहां ये स्पर्श रेखा आप समझ गए। अब यहां क्या होता है, अभी हमने कहा, मैं कहूं कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो आंसर आएगा बेटा अनंत। कितना? अनंत स्पर्श रेखा। अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। कैसे? अभी बताता हूं बेटा, अभी दिखाता हूं आपको एक नमूना। मान लीजिए हमने एक ये वृत्त बनाया, ये वृत्त बनाया बेटा, एक टच करते हुए ये यहां पर टच हुआ, एक मैंने यहां पे टच करते हुए यहां पे टच हुआ, एक मान लीजिए मैंने यहां पे टच हुआ, एक रेखा ये आ गई, एक रेखा बेटा ये आ गई, एक रेखा बेटा ये आ गई। तो ऐसे मैं अनंत रेखाएं खींच सकता हूं। समझ लेना बेटा। इससे आगे एक और चीज कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको। एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। क्या बेटा? वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं, खींची जा सकती है बेटा। इसको याद कर लो बेटा। अब एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? दो क्वेश्चन थे बेटा। पहले क्वेश्चन पे हमने कहा कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, वहां उसने बिंदु का जिक्र नहीं किया। तो एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती। क्यों? क्योंकि वृत्त पर अनंत बिंदु हैं, हर जगह बिंदु बिंदु हैं। तो जितने बिंदु हैं उतनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, और बिंदु कितने हैं? अनंत है। ठीक है बेटा। अब दूसरी बात आती है कि कोई एक हमारा वृत्त है, कोई हमारा एक वृत्त है, मान लीजिए ये वृत्त है, और इस वृत्त का यहां पर एक बिंदु है बेटा, ये वाला बिंदु जहां मैंने इसको क्रॉस करके दिखा दिया। इस बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है बेटा? एक रचना थी, रचना का चैप्टर आपसे कट गया है। तो यानी कि यहां से हमने इस पे, अगर हमें एक वृत्त पर स्पर्श रेखा बनानी हो तो केंद्र से स्पर्श बिंदु को हम मिला लेते हैं, यानी कि त्रिज्या, और यहां पर हमें एक 90 डिग्री का कोण बनाती हुई लाइन खींचते हैं बेटा। 90 डिग्री का कोण बनाती हुई एक लाइन खींचते हैं। यहां पर एक बिंदु पर टच हुआ। इस बिंदु पर यदि मैं कोई और, यानी कि मैंने कहा कि इस वृत्त के किसी
एक बिंदु पर, किस पर बेटा, किसी एक बिंदु पर, किसी एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा, बेटा ये नोट कर लेना है, ये बहुविकल्पीय प्रश्नों में पूछा जा सकता है। वृत्त के किसी एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। क्योंकि दिखाऊंगा अभी डेमो, यानी कि यहां पर एक ही बिंदु पर टच हुआ, मैंने यहां से एक और ऐसे कर दी, इसी बिंदु को बनाते हुए मैंने एक लाइन खींच दी, लेकिन इसने दो जगह प्रतिच्छेद कर दिया, तो ये छेदक रेखा हो गई, स्पर्श बिंदु स्पर्श रेखा नहीं हुई। मैंने एक और यहां ऐसे कर दी, यानी कि इसने भी यहां दो जगह काट दिया, मैंने ऐसे कर दी, मैंने ऐसे कर दी, मैंने ऐसे कर दी, तो जितनी भी रेखा मैं खींचूंगा कम से कम दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी, और जो रेखा वृत्त के किसी दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करेगी तो वो स्पर्श रेखा हो ही नहीं सकती, वो छेदक रेखा होगा। तो बेटा एक कंफ्यूजन दूर कर लो कि छेदक रेखा दो बिंदुओं पर काटती है और स्पर्श रेखा एक बिंदु पर काटती है। तो बेटा ये चीज आ गई। तीसरी चीज इसमें क्या है, स्पर्श बिंदु पर वृत्त की त्रिज्या, स्पर्श बिंदु पर वृत्त की त्रिज्या व स्पर्श रेखा समकोण बनाती है। समकोण बनाती है। कैसे बेटा, मान लीजिए आपका ये वृत्त है, यहां पर एक स्पर्श बिंदु है और ये टच हो गया यहां पर, ये आपका केंद्र है, केंद्र से इसको मिलाया तो ये 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो इस दूसरी भाषा में हम क्या सकते हैं, मान लीजिए इसका नाम O है, इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम D है, तो हम कहेंगे OD जो भुजा है वो AB पर लंब है, OD AB पर लंब है। ठीक है बेटा, यहीं पर 9th क्लास में आपने एक प्रमेय पढ़ी थी, 9th क्लास में एक प्रमेय पढ़ी थी बेटा। कौन सी प्रमेय पढ़ी थी, ये आपका एक वृत्त है, वृत्त की एक जीवा है, ये एक केंद्र है। यदि केंद्र से जीवा पर लंब डाल दिया जाए, देखो बेटा ध्यान से, केंद्र से जीवा पर लंब डाल दिया जाए, जीवा है केंद्र वृत्त में, उसका एक केंद्र है, केंद्र हमें पता है, केंद्र से अगर जीवा पर लंब डाल दिया जाए तो यह लंब इस जीवा को समद्विभाजित कर देता है। हमने लंब डाला, मानो O है, इसका नाम M है, इसका नाम A है, इसका नाम B है, तो जीवा का नाम है AB। इस पर एक बिंदु M पर एक लंब डाला, OM जो है, यानी कि यहां पर OM लंब है AB पर, OM जो है वो AB पर लंब है बेटा, तो इसलिए OM AB को समद्विभाजित कर देता है, यानी कि AM बराबर BM आ जाता है, AM की दूरी बराबर BM की दूरी आ जाती है बेटा। तो ये चीज समझ में आ गई बेटा, ये कॉन्सेप्ट है। अभी यहां पर एक होता है कि एक वृत्त में समांतर, यानी कि कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो समांतर हो, कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो समांतर हो। अब मान लीजिए ये एक स्पर्श रेखा है, ये इसके समांतर कौन सी खींचेगी बेटा, यहां 90 डिग्री का कोण है तो यही लंब को हम आगे बढ़ाएंगे, यहां आप 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक लाइन बनाएंगे तो यही 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो हम कहेंगे एक वृत्त में दो समांतर रेखाएं ही स्पर्श हो सकती हैं, या एक वृत्त में दो स्पर्श रेखाएं ही समांतर हो सकती हैं, इसके अलावा तीन नहीं हो सकती। यानी कि एक वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक वृत्त पर क्या आ जाएगा बेटा, एक वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये बेटा छोटे छोटे प्रश्न बहुविकल्पी में पूछ लिए जाते हैं। तीसरा पॉइंट था, चौथा पॉइंट, एक वृत्त पर
एक वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं बेटा, ठीक है। और अभी एक पॉइंट और बेटा, मान लीजिए हमारे पास ये एक वृत्त है। क्या है बेटा? एक ये वृत्त है, यहां पर बाहर एक बिंदु है। इस बिंदु से किसी वृत्त पर, इस बिंदु से इस वृत्त पर कितनी रेखाएं, स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं बेटा? अगर किसी बिंदु से, यानी कि बाह्य बिंदु, बाहर, वृत्त से बाहर के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर केवल दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। केवल दो ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं बेटा, और ये दोनों भी बराबर होंगी। क्या होंगी? दोनों बराबर होंगी। किसी बाह्य बिंदु से, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं तथा ये स्पर्श रेखाएं समान होती हैं। समान होती हैं का मतलब क्या है बेटा? बराबर होती हैं। मान लीजिए हमने ये वृत्त था, इस वृत्त से हमने ये बिंदु हमने यहां P ले लिया बेटा, O को हम ज्यादातर केंद्र से लेते हैं। P बिंदु से एक रेखा PA बनी और एक रेखा PB बनी। अगर कोई बाह्य बिंदु से हम किसी वृत्त पर रेखा खींचते हैं तो दो बनती हैं और वो दोनों आपस में बराबर होती हैं। यानी कि यहां पर हम क्या कहेंगे कि PA बराबर PB। ठीक है बेटा, मैं समझता हूं कि ये सब क्लियर आपकी हो गई होंगी। दूसरी बात बेटा, मान लीजिए यहां पर ये स्पर्श बिंदु है, यहां पर भी स्पर्श बिंदु है, हमने ये मिला दिया केंद्र से। क्या मिला दिया? केंद्र से। अब आप यहां समझना कि ये कोण कितने का है? 90 का है, क्योंकि ये त्रिज्या है। त्रिज्या और स्पर्श रेखा 90 डिग्री का कोण बनाती है, हम पहले बता चुके। एक बेटा यहां पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि ये त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है, दोनों 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब यहाँ OBPA क्या बन गया? एक समांतर चतुर्भुज बन गया बेटा। क्या बन गया? समांतर चतुर्भुज बन गया। और समांतर चतुर्भुज यानी कोई सा भी चतुर्भुज हो, समांतर नहीं बेटा, ये सॉरी ये समांतर चतुर्भुज नहीं है, ये एक चतुर्भुज बना। OBPA एक चतुर्भुज बना, और चतुर्भुज के तो बेटा यहां देखो हमने AOB मिलाया। अब यहां हम क्या करते हैं, ये बना त्रिभुज AOBP, ये एक चतुर्भुज बन गया है और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है बेटा। ये एक चतुर्भुज बन गया और चतुर्भुज के चारों अंत्य कोणों का योग 360 होता है बेटा। ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि त्रिज्या है और स्पर्श रेखा ये 90 डिग्री कोण बनाती है। ये भी त्रिज्या, ये स्पर्श रेखा ये भी 90 डिग्री कोण बनाती है। तो बेटा इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, यानी कि कोण AOB प्लस और ये कोण APB, कोण APB बराबर होते हैं 180। क्यों बेटा? क्यों 180? क्योंकि इन दोनों का योग तो 180 हो गया और ये चारों होते हैं 360 के। तो जब ये दोनों 180 के हो गए तो ये दोनों भी 180 के होंगे। तो एक नियम बन जाता है, यदि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची स्पर्श रेखाएं उनकी संगत त्रिज्याएं, यानी कि केंद्र पर इन स्पर्श रेखाओं से केंद्र पर बना कोण और स्पर्श रेखाओं के बाह्य बिंदु पर बने कोण का योग संपूरक होता है, यानी कि 180 होता है बेटा।
ठीक है बेटा, अब जहां तक मैं समझता हूं कि ये सब आपको क्लियर तस्वीर हो गई होगी कि हमें किस प्रकार के क्वेश्चन करने हैं। इसी वर्त पर इन्हीं स्पर्श रेखाओं के आधार के हमें क्वेश्चन करने हैं और इनमें से 4 नंबर 6 नंबर के क्वेश्चन आने की पूरी संभावनाएं हैं। तो अभी मैं आपको प्रश्न कराता हूं। क्वेश्चन करते हैं। ये एक चित्र बना है, यहां पर बिंदु केंद्र O है, ये P बिंदु है, Q है और T है बाहर। तो T से Q और T से P, ये थोड़ा चित्र गलत बनाया बेटा यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, पहले एक चित्र ही बना लें आप। तो चित्र है बेटा ये वाला, यहां ऐसे और यहां पर ऐसे। ये T बिंदु है, ये P बिंदु है और यहां पर Q बिंदु है, यहां O है। तो उसने कहा कि ये कोण 110 डिग्री का है। तो उसने कहा कि चित्र में यदि TP तथा TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं, कहा उसने बेटा कि जो TP है और TQ है, ये 2 स्पर्श रेखाएं हैं और इस प्रकार है कि कोण POQ यानी कि ये वाला कोण 110 डिग्री का है। तो कोण PTQ ये वाला कोण उसने पूछा है हमसे। उसने पूछा कितने डिग्री का बेटा। अभी मैंने आपको बताया था यदि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं और स्पर्श बिंदु से, दोनों स्पर्श बिंदु से केंद्र पर जितना कोण पर कोण बनेगा और दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का जो कोण यानी कितने कोण पर वो झुकी हैं, दोनों स्पर्श रेखाएं यानी जिस कोण पर झुकी हैं, इन दोनों का सम 180 होता है बेटा। अगर ये बहुविकल्पी में आ गया, आपको करके नहीं दिखाना है तो हम लिख देंगे 180, इसका टोटल होता है, ये 110 का है तो घटाओ बेटा बराबर 70 डिग्री। तो हमारा आंसर ये आ गया बेटा। अगर यही क्वेश्चन यहाँ 1 नंबर में, अगर यही क्वेश्चन 2 नंबर में, 4 नंबर में आता है बेटा, तो आपको करना कैसे, आपको करना है कि हम जानते हैं कि स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा व त्रिज्या समकोण बनाती है। हम जानते हैं कि स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा व त्रिज्या समकोण बनाती है, इसलिए कोण OPT ये वाला कोण बेटा, OPT ये वाला कोण बराबर कोण OQT ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर 90 डिग्री। ठीक, फिर चतुर्भुज OPTQ में इस पूरे चतुर्भुज में बेटा क्या होगा कि ये चारों कोण, ये वाला कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण, क्या लिखेंगे, कोण POQ प्लस कोण OPT प्लस कोण OQT और प्लस कोण PTQ बराबर 360 डिग्री। क्या लिखा बेटा समझ लो। ये वाला कोई इस कोण का नाम लिखा, ये वाला इस कोण का नाम लिखा, ये इस कोण का नाम लिखा और ये इस कोण का नाम लिखा, ये पूरा चतुर्भुज बन गया 4 भुजा वाला। तो इन चारों का कोण 360 डिग्री होता है बेटा। तो यहां इसका POQ का मान कितना है 110 डिग्री, इसका और इसका मान बेटा अभी हमने निकाला है कि 90 डिग्री और प्लस 90 डिग्री और प्लस कोण PTQ बराबर 360 डिग्री। ये कितना आ गया बेटा 290 आ गए। इन तीनों का टोटल है कोण 290 बराबर 360 डिग्री। कोण PTQ बराबर कितना आ गया बेटा 360 आ गए और माइनस के 290 आ गए बराबर के 70 डिग्री। अगर बेटे 4 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है तो आपको इस तरीके से करना होगा, इस तरीके से करना होगा बेटा ये क्वेश्चन। और MCQ में आता है यानी कि बहुविकल्प में आता है तो इस पर टिक कर देंगे आप और वो हमारे सीट में भर देंगे। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ो बेटा।
कि ये चित्र बना है, देखो उसने पूरा चित्र में जो ओ है वो वृत्त का केंद्र है। यदि कोण BOC, कौन सा कोण BOC, ये वाला कोण बेटा 110 का है, और AB कहां है बेटा, AB ये है तथा AC ये है, ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं। तो कोण O, ये बेटा O है यहां पर, तो कोण OAB केवल इस कोण की बात करी है इसने। इसका मान बताओ बेटा। यहां दूसरे क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, एक चित्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा, एक चित्र बनाते हैं। यहां पर बिंदु O लेते हैं, यहां पर बिंदु O लेते हैं बेटा, और यहां से दो स्पर्श रेखाएं, ये एक बिंदु हो गया A, ये B हो गया और ये C हो गया बेटा, और ये हमने AO को भी मिला दिया। तो बेटा उसने कहा कि ये पूरा कोण 110 का है। अभी आप ये समझें कि यहां पर एक चतुर्भुज था OBAC, लेकिन इसमें एक लाइन हमने, एक रेखा AOB खींच दी। जब इसमें दो त्रिभुज बन गए, एक तो त्रिभुज बन गया AOB और एक बन गया बेटा त्रिभुज AOC, यानी कि इधर वाला एक इधर वाला, और ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। इसमें होते हैं कि ये लाइन और ये लाइन बराबर होते हैं, क्योंकि ये क्या है बेटा, ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं, AO दोनों में बराबर है, और ये कोण और ये कोण भी बराबर है। तो दो भुजाएं और एक कोण बराबर आ गया, तो बेटा ये सर्वांगसम है, यानी कि हर चीज इनकी बराबर होंगी। तो इसमें क्या होता है बेटा, इधर का कोण और इधर का कोण बराबर होते हैं। ठीक है बेटा। अब हम यहां क्या लिखेंगे, क्योंकि कोण BOC प्लस कोण BAC बराबर 180, यानी कि ये पूरा कोण और ये पूरा कोण का योग 180 होता है बेटा। BOC का मान कितना है, 110 डिग्री है। कोण BAC बराबर बेटा 180 डिग्री है। तो यहां पर कोण BAC की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 180 में से 110 इधर माइनस में जाएगा, और यहां पर आ गया बेटा 70 डिग्री। कोण BAC यहां पर 70 डिग्री हो गया बेटा। लेकिन अब आप देखो कि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर होते हैं, ये पूरा 110 का है, तो आधा आधा हो जाएगा, यानी कि इधर वाला AOB की बात करें तो 55 का हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कोण OAB। क्या लिखने चाहिए बेटा हमें, कोण AOB बराबर होता है कोण, ये होता है बेटा 1/2 कोण BAC। हमें कौन सा चाहिए बेटा, OAB चाहिए बेटा। यहां कोण OAB, यानी कि O से गए A पर गए, OAB ये वाला कोण बेटा, ये वाला कोण चाहिए हमें। इस कोण की वैल्यू चाहिए। इस कोण का मान कैसे निकलेंगे, इस पूरे का आधा। क्यों आधा है, क्योंकि ये और ये त्रिभुज दोनों सर्वांगसम है। सर्वांगसम मैंने बताया क्यों है, क्योंकि दो भुजाएं और एक कोण बराबर है। तो जो सर्वांगसम है जब ये दोनों, तो ये दोनों भी बराबर कोण होंगे। तो ये कोण OAB और कोण OAC दोनों ही बराबर होंगे बेटा। जब ये बराबर होंगे तो मैं इस पूरे का आधा कर लूंगा, और पूरा है बेटा कितना, 70 डिग्री का। तो बेटा हमारे पास आ गया 35 डिग्री। तो कोण OAB की वैल्यू बेटा 35 डिग्री आ गई है। समझ आ गया होगा, उम्मीद है बेटा। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पढ़ें। ये चित्र दे रखा है। इस चित्र में O जो है ये वृत्त का केंद्र है। इसकी एक जीवा PQ है बेटा, PQ ये सीधी सी खड़ी है, तथा PT ये स्पर्श रेखा है। यदि कोण QPT यहां पर बेटा 60 डिग्री का है, तो कोण POQ ये वाला कोण पूछा बेटा। अभी देखो बेटा कैसे होगा क्वेश्चन। सबसे पहला काम है बेटा इस चित्र को बनाना है हमें। ये हमने एक वृत्त बनाया,
ये हमने एक स्पर्श रेखा खींची जिसका नाम हमने दिया PT। बेटा यहां पर ये हमने O लिया केंद्र, ये Q है, यहां पर एक बिंदु R है, QR और PR मिल गया बेटा, और PQ भी मिला दिया गया। उसने क्या कहा है कि कोण QPT बराबर 60 डिग्री है बेटा। अब आप देखो QPQ इस चित्र में क्या है, QP और Q, यानी QP ये वाला कोण बेटा, ये वाला कोण जो मैंने हाईलाइट किया ये 60 डिग्री का है बेटा। लेकिन स्पर्श बिंदु पर है, लेकिन स्पर्श बिंदु में हमें एक चीज ये भी पता है कि वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर समकोण बनाती हैं, लेकिन स्पर्श बिंदु पे तो कोण 60 का बनना है, लेकिन त्रिज्या के साथ नहीं बनना है बेटा। त्रिज्या है OP। अगर OPT हम कोण लें, कौन सा कोण, कोण OPT कोण लें, तो हम क्या लिख देंगे, क्योंकि कोण OPT बराबर 90 डिग्री है। क्यों है बेटा, स्पर्श बिंदु पर है, स्पर्श बिंदु पर है त्रिज्या के साथ। अब हम देखें कोण OPT। अब उसने पूछा हमसे क्या है बेटा, कौन पूछा है हमसे, कोण POQ का मान हमसे पूछा है, ये वाला कोण पूछा बेटा, POQ ये वाला कोण हमसे पूछा है। तो एक त्रिभुज बनना है OQP, यानी कि OPQ एक त्रिभुज बनना है इधर वाला। इसी त्रिभुज में अगर मुझे ये पता चल जाए ये कितने का है, तो इस त्रिभुज में चलो आगे बात करते हैं बेटा। OP2 बराबर 90 आ गया। OPT को क्या लिख सकते हैं आप, कोण OPQ ये वाला कोण प्लस कोण QPT बराबर 90 डिग्री। अब OPT को हमने ये लिख दिया बेटा दो हिस्सों में। अब यहां OPQ की तो वैल्यू हमें पता नहीं है, QPT की वैल्यू हमें पता है 60 डिग्री है। तो कोण OPQ बराबर 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री बराबर 30 डिग्री। तो कोण OPQ बराबर बेटा 30 डिग्री आ गया है। अब हम इस त्रिभुज OPQ में लेते हैं बेटा, त्रिभुज OPQ में आप देखो, चलो मैं ऐसे ही बनाता हूं जैसे यहां चित्र बना है बेटा। ये P है, ये Q है, ये O है। अब आप यहां ये समझें कि ये वाला, अब ये है वर्त है पूरा बेटा, ये वर्त है। इस वर्त में ये और ये क्या है, त्रिज्या है। OQ और OP त्रिज्या है। जब ये त्रिज्या है तो ये त्रिभुज बन गया समद्वि बाहु त्रिभुज, दो भुजा बराबर है। जब ये समद्वि बाहु त्रिभुज बन गया तो इसकी सम्मुख भुजाओं के सामने के कोण भी बेटा बराबर होंगे। इसकी सम्मुख भुजा कौन कौन सी है बराबर, जो समान कोण भुजा है बेटा OP और OQ है, ये दोनों भुजाएं समान है, तो इनके सम्मुख कोण भी बेटा बराबर होंगे। तो ये और ये कोण भी बराबर होंगे। अब हम लिख देंगे कि त्रिभुज OPQ में क्या हो गया कि OP बराबर OQ, इसलिए कोण OPQ बराबर कोण OQP। ये वाला कोण है, ये वाला कोण बराबर आ गया बेटा, लेकिन OPQ बराबर क्या है, 30 डिग्री है बेटा, दोनों के मान 30 डिग्री है। अब हम क्या करेंगे, इसी त्रिभुज में फिर लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे, पुनः त्रिभुज OPQ में। अब हमें ये भी 30 डिग्री का, ये भी 30 डिग्री का आ गया बेटा, ये कितने का, 120 का आ जाएगा। कैसे, इनके मान लिख लो, कोण OPQ प्लस कोण OQP प्लस कोण POQ बराबर 180 डिग्री। इस कोण का नाम बेटा OPQ, इस कोण का नाम OQP और इस कोण का नाम POQ लिख लिया बेटा। OPQ की वैल्यू कितनी बेटा, मैं यहां लिख देता हूं बेटा, यहां पर इसकी वैल्यू बेटा 30 डिग्री है, इसकी वैल्यू भी 30 डिग्री है, और इसकी वैल्यू बेटा हमें पता नहीं है, इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है,
60 डिग्री प्लस कोण POQ बराबर 180 डिग्री। तो कोण POQ बराबर 100 डिग्री माइनस 60 डिग्री बराबर 100 डिग्री। 120 डिग्री आ गया बेटा ये वाला। अब आप देखोगे ये थोड़ा टेढ़ा सा क्वेश्चन था कि उसने हमें घुमाया, उसने हमें दे दिया कि OPT बराबर हम जानते हैं कि 90 डिग्री का होता है त्रिज्या और स्पर्शरेखा के बीच, लेकिन उसने बीच में एक उधर से उस पूरा कोण एक छोटा कोण दिखा दिया, ये वाला कोण दिखा दिया हमने कि 60 डिग्री का है। ये पूरा 90 का है बेटा, तो 90 में 60 गए हमने यहां कर लिया, ये आ गया हमारा 30 डिग्री। जब ये 30 है, ये दोनों त्रिभुजाएं बराबर है 30, तो ये भी 30 आ गया। फिर हमने इसमें त्रिभुज वाला सूत्र लगाया कि तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो वहां पर जिस जिसकी वैल्यू हमें पता थी पुट कर दी, रख दी गई, और जो अननोन हमारे पास कौन था उसकी वैल्यू निकल गई बेटा 120 डिग्री। अब बेटा अगला क्वेश्चन करते हैं। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्शरेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हों, 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो बेटा, यदि इसका चित्र अपना बनाना बेटा, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर, देखो बेटा यहां क्या कहा, हमने कहा एक वृत्त है, इसका केंद्र O है, और बिंदु P से, बिंदु P बेटा हमने यहां ले लिया, बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA, यानी कि PA ये और PB, ये A आ गया बेटा और ये B आ गया। दो ये स्पर्श रेखाएं हो गई बेटा, स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हैं, यहां पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हैं, तो कोण POA, देखो बेटा कोण POA, ये वाला कोण पूछ लिया उसने हमसे। कोण कौन सा दिया, कोण दे दिया APB बराबर 80 डिग्री, ये पूरा कोण दे दिया बेटा 180 डिग्री, और पूछ लिया कौन, कोण POA पूछ लिया। अभी हमने पहले क्वेश्चन में किया था बेटा, इस दूसरे क्वेश्चन में कैसे किया था कि ये वाला पूरा कोण दिया 80 का है, ये पूरा कोण और इस कोण का योग 180 होता है बेटा, डायरेक्ट लगा सकते हैं आप कि कोण AOB क्या लिख लेंगे आप, क्योंकि कोण AOB प्लस कोण APB बराबर 180 डिग्री। यहां पर बेटा कोण AOB की वैल्यू, यहां पर APB की वैल्यू बेटा 80 डिग्री है और बराबर 180 डिग्री, तो कोण AOB बराबर हो जाएगा 180 और यहां पर ये माइनस में आ जाएंगे बराबर 100 डिग्री। ठीक, अब यहां पर ये कोण हमें निकालना है इतना सा, ये कोण किसका है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, तो ये कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर होते हैं, तो हमें कौन सा चाहिए, कोण POA चाहिए। इसे क्या लिख देंगे, 1/2 कोण AOB, यानी कि यह वाला कोण, ये वाला हमें इधर वाला कोण चाहिए, तो ये पूरे का आधा होगा, और पूरा कौन सा है बेटा, पूरा है 100 डिग्री, तो ये आ गया बेटा 50 डिग्री कोण, मान वैल्यू आ गई बेटा किसकी, कोण POA की वैल्यू 50 डिग्री आ गई है। समझ आ गया बेटा। आगे और क्वेश्चन करते हैं, अभी करते हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा PQ। तो बेटा सबसे पहले यहां पर हम एक वृत्त बनाते हैं, क्या बनाते हैं बेटा, एक वृत्त बनाते हैं, ये वृत्त बनाया बेटा, ये एक बिंदु हमने इस पर P लिया, यहां से बेटा एक स्पर्श रेखा खींच ली, ठीक है बेटा, इसका केंद्र O है, ये दिया है इसमें। उसने कहा कि P पर स्पर्श रेखा PQ, कौन सी, PQ,
केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से, यानी कि जो स्पर्श रेखा PQ है, केंद्र से एक रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है, यानी कि यहां से एक रेखा जाती है Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ, ये OQ की दूरी 12 सेंटीमीटर बेटा, ये वाली। तो उसने कहा कि PQ की लंबाई बताइए। इस PQ की लंबाई पूछा है बेटा उसने। यहां क्या है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर दिया है। OP कितना है बेटा? OP दिया है? नहीं दिया। दिया है बेटा। कहां दिया है? उसने कहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या क्या होगी? ये केंद्र O है, ये स्पर्श बिंदु है, तो बेटा ये 10 सेंटीमीटर है। अब बेटा हम PQ की लंबाई कैसे निकालेंगे? एक पर में हमने पढ़ी थी बेटा। क्या पढ़ी थी? कि हम जानते हैं कि स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा और त्रिज्या एक दूसरे से समकोण बनाती हैं। ये है बेटा, हम लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि, क्या लिख सकते हैं? हम जानते हैं कि स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा व त्रिज्या समकोण बनाती हैं। समकोण बनाती हैं। जब समकोण बनाती हैं बेटा, तो कोण P की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री बन गई और इसमें 3 भुजाएं हैं बेटा, तो ये बन गया समकोण त्रिभुज। क्या बन गया बेटा? समकोण त्रिभुज। तो आप क्या लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज OPQ में, क्या क्यों लिखा बेटा हमने ये? अब यहां पर देखने वाली बात क्या है कि बेटा ये 90 डिग्री का कोण है, तो इसके सामने की भुजा है OQ, ये हो जाएगी कर्ण, और ये हो जाएगी आधार, और ये हो जाएगी लंब। तो इसमें हम क्या कर देंगे? इसमें लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय कि कर्ण का वर्ग बराबर क्या बेटा? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, ये हमने त्रिकोणमिति में भी पढ़े थे, और बेटा लंब का वर्ग। अब हमारे पास कर्ण क्या है बेटा? OQ। क्या है? OQ का वर्ग होगा, आधार हमारे पास PQ है, इसका वर्ग होगा, और लंब हमारे पास ये है बेटा OP। अभी हमने केवल नाम लिखे हैं बेटा इनके। इसकी वैल्यू कितनी बेटा? 12 का स्क्वायर है। यहां PQ स्क्वायर हमें नहीं पता, और यहां 10 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है बेटा 12 की मल्टीप्लाई 144 होता है, और P स्क्वायर, और यहां पर हो गया बेटा 100 इधर लिया है बेटा, 144 माइनस 100 बराबर PQ स्क्वायर होता है बेटा, और यहां पर बच गई वैल्यू 44 बराबर PQ स्क्वायर। अब बेटा इसको मैं यहां कर देता हूं। यहां क्या है बेटा? PQ स्क्वायर बराबर 44 है, तो PQ की वैल्यू होगी, ये रूट में आ जाएगी 44। तो बेटा हमने इसको बताया कि इसके गुणनखंड करने हैं। कैसे करने हैं बेटा? 44 के ऐसे करेंगे कि 2 मल्टीप्लाई 11, तो PQ की वैल्यू क्या होगी बेटा? एक पेयर बाहर निकलता है, 2 गुना 2 है तो 2 बाहर आ जाएगा, रूट 11 सेंटीमीटर। बेटा ये आ गई, क्या आ गई? इसकी जो PQ की लंबाई है, स्पर्श रेखा की लंबाई PQ आएगी। और बेटा यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप इस तरह के कोई प्रश्न आएंगे, वहां पर केंद्र से इस बाहर ये बिंदु को मिलाने वाली एक रेखा होती है, एक स्पर्श रेखा होती है, एक त्रिज्या दी होती है। तो यहां पर OQ और OP दिया है, तो हमने PQ निकाल लिया। यदि अगले क्वेश्चन में हमें ये और ये दे दे और त्रिज्या पूछ ले, तब भी यही फॉर्मूला लगेगा। ये बिल्कुल ऐसे लिखना है, ये समकोण त्रिभुज बनेगा। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर आधार प्लस लंब का वर्ग बनेगा। बेटा यहाँ पर 3 चीज हमारे पास है, तो कोई 2 मिलेंगी, उन दोनों को उनकी जगह रख देना, और तीसरे का मान आसानी से निकल जाएगा। अब बेटा हम अगला क्वेश्चन करते हैं। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, उन्होंने कहा एक बिंदु Q है, वहां से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई जो है बेटा वो 24 है, तथा Q की
वर्त के केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या ज्ञात कर। जो बेटा मैं अभी बोल रहा था आपको सेम वही काम यहाँ पर हो गया। तो यहाँ उसने कहा कि छठा क्वेश्चन करना है। छठे क्वेश्चन करना है बेटा। छठे क्वेश्चन में क्या आया कि यहां पर एक वर्त आ गया। उसने कहा कि इसका केंद्र O है, दिया नहीं हमने मान लिया। उसने कहा Q से एक वर्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, यहां पर एक बिंदु Q है, यहां पर एक बिंदु Q है और यहां से स्पर्श रेखा की लंबाई बेटा कितनी दी है, 24 सेंटीमीटर दी है। तथा Q की वर्त के केंद्र से दूरी, Q की वर्त के केंद्र से दूरी बेटा कितनी दी है, उन्होंने 25 सेंटीमीटर दी है। तो उसने हमसे त्रिज्या पूछ ली और इसका नाम कुछ भी नहीं दिया बेटा, हम रख लेते हैं कि मान लो इसका नाम P है। तो यहां पर 90 डिग्री, तो क्या लिखेंगे, OQ बराबर 25 सेंटीमीटर, PQ बराबर 24 सेंटीमीटर और OP जो त्रिज्या हमारे पास वो हमें निकालनी है बेटा। हम क्या लिखेंगे, पर में से, क्या लिखेंगे, पर में से कोण OPQ बराबर 90 डिग्री। यदि बेटा आप OPQ की जगह केवल कोण P भी लिखते हैं तब भी बात सही आपकी है, तो कोण P लिखें या कोण OPQ लिखें, ठीक है। इसलिए अब यहां क्या लिख देंगे, समकोण त्रिभुज OPQ, कौन सा OPQ में वही बेटा पाइथागोरस प्रमेय, कौन सी, कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण कितना है बेटा, यहां पर 25 का वर्ग है, आधार 24 का वर्ग है और लंब की वैल्यू है, लंब है बेटा यहां पर OP का वर्ग है। तो 25 का वर्ग होता है बेटा 625 और 24 का वर्ग होता है बेटा 576 प्लस OP का स्क्वायर। तो बेटा यहां पर 625 में से 576 घटाएंगे तो यहां पर होता है OP का स्क्वायर। तो बेटा 15 में से 6 गए 9, यहां पर बचेगा बेटा 49 OP स्क्वायर। यहां क्या कर लेंगे हम कि OP स्क्वायर बराबर 49 आया बेटा, OP बराबर क्या होगा, इसका हम वर्गमूल करेंगे और वर्गमूल करके आएगा बेटा OP बराबर 7 सेंटीमीटर। ये MCQ क्वेश्चन में आया था बेटा, इतने लिखने की भी हमें आवश्यकता नहीं, हमें पता है कि इसका वर्ग बराबर इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। और हमारा आंसर आ गया बेटा ये वाला। ये 1 नंबर में क्वेश्चन आया था बेटा, ये 4 नंबर में आया था पहले। अभी बेटा अगला क्वेश्चन करते हैं। सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्रीय वर्तों में, संकेंद्रीय वर्त किसे कहते हैं बेटा, कि दो ऐसे वर्त जिनका केंद्र एक ही हो, यानी कि केंद्र एक है और उस पर उस केंद्र से दो वर्त बने हैं। वो ऐसे जब संकेंद्रीय वर्तों की बात आएगी तो वहां पर दो वर्त बनते हैं और दोनों, एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है। तो बड़े वर्त की जीवा जो छोटे वर्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। तो थोड़ा बेटा देखो बड़ा अजीब सा आपको समझ नहीं आ रहा होगा। तो यहां पर क्या है, हम क्वेश्चन नंबर 7 डालते हैं बेटा, यहां पर एक चित्र बनाते हैं, चित्र बनाते हैं बेटा, एक और वर्त बनाते हैं। केंद्र एक है, ये केंद्र है, इससे एक छोटा वर्त बना और यही बड़े वर्त का भी केंद्र यही है और छोटे वर्त का भी केंद्र यही है। तो उसने क्या कहा बेटा, समझो कि दो संकेंद्रीय वर्त हैं तो हो गए, में बड़े वर्त की जीवा, एक बड़ा, जो ये बड़ा वर्त है इसकी एक जीवा है, मान लीजिए एक जीवा ये है, जीवा जो छोटे वर्त को स्पर्श करती है। हमने यहाँ जीवा यहां बनाई, लेकिन उसने क्या कहा है कि एक जो बड़े वर्त की जीवा है वो छोटे वर्त को स्पर्श करती है। तो बेटा ये जीवा यहां नहीं बनेगी, वो जीवा कहां बनेगी, इसको टच करती हुई बनेगी, स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर, स्पर्श यहां पर करती है बेटा। उसने कहा कि जो ये हमारी जीवा है, इस जीवा का नाम हमने मान लिया कि A और B है, ये केंद्र O है। उसने कहा कि स्पर्श बिंदु मान लीजिए यहां पर बेटा M है, तो स्पर्श बिंदु M पर यह जीवा समद्विभाजित होती है, यानी कि इस M बिल्कुल इसके सेंटर में है। M जो बिंदु है वो A और B को बिल्कुल बराबर हिस्सों में बांट देता है, ये कहना चाह रहा है वो। तो यहां हमें क्या है, जब सिद्ध करने वाली बात आती है बेटा तो हम दिया है लिखते हैं
कि दो संकेंद्रीय वर्त, दो संकेंद्रीय वर्त तथा जीवा AB, जीवा AB बिंदु M पर स्पर्श करती है। ये चीज बेटा हमें दी है। अब हमें सिद्ध क्या करना है बेटा? उन्होंने सिद्ध करना है, क्या कहा, केवल हमें यहां क्या बताया कि जो बिंदु M है वहां पर हमारी जो जीवा AB है वो इसे स्पर्श करती है, टच करती है। और सिद्ध क्या करना है कि AM बराबर MB। क्यों? क्योंकि इसने कहा कि जो बिंदु M है वहां पर ये रेखा AB समद्विभाजित होती है, तो यहां पर AM बराबर MB दे दिया बेटा। अब उत्पत्ति, अब रचना कर ले बेटा। यहां पहले रचना क्या होगा, OM को मिलाया। OM क्या है? त्रिज्या। लिख लो बेटा, त्रिज्या OM को मिलाया। अब बेटा उत्पत्ति करेंगे। क्या कर सकते हैं? उत्पत्ति क्या कर सकते हैं? ये जीवा तो किसकी है? ये बड़े वर्त की है। लेकिन छोटे वर्त के लिए क्या है? ये छोटे वर्त पर ये स्पर्श कर रही है, तो ये छोटे वर्त की स्पर्श रेखा है। AB क्या है बेटा? छोटे वर्त की स्पर्श रेखा है। और M क्या है? वो इसका स्पर्श बिंदु है। और एक पर में हमें पता है कि स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या और स्पर्श रेखा समकोण बनाती हैं। तो हम क्या लिखेंगे बेटा कि पर में से, और बड़ा सा हो जाएगा बेटा, 4 नंबर में क्वेश्चन आता है। हम जानते हैं कि, क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा व त्रिज्या समकोण बनाती हैं, समकोण बनाती हैं। इसलिए कोण OMB बराबर 90 डिग्री। बेटा हमने OMB ये वाला कोण 90 का लिया, तो ऑटोमेटिक ये कोण भी 90 का होगा। ठीक है बेटा। जब ये 90 का हो गया, फिर हम क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि, बेटा हमने 9th में एक पर में पढ़ी थी कि किसी वर्त में केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। हम जानते हैं कि वर्त में केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। हम जानते हैं कि वर्त में केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। यानी कि अगर ये वर्त है, ये केंद्र है, और यहां से इस वर्त में इस जीवा पर लंब डालते हैं 90 डिग्री का, तो इस जीवा को समद्विभाजित यानी कि आधा आधा कर देता है। ठीक है, तो इससे हम क्या कहेंगे? इसलिए AM बराबर MB। ये सिद्ध हो गया बेटा। हाँ, और हमें 4 नंबर आराम से मिल जाएंगे। बेटा एक पर में यहां लिखनी है, एक पर में यहां लिखनी है। अगर मैं यहां खाली लिख देता ना कि पर में से और कोण OMB बराबर 90, तो लगता है कि हमने कुछ भी नहीं किया। एग्जामिनर कहा, सोचते कि 4 नंबर कैसे दूंगे, चीटिंग तो नहीं कर ली। लेकिन जब हम ये लिखेंगे तो वो समझेंगे कि बच्चे को इस चीज की नॉलेज है। तो बेटा 8वां क्वेश्चन, ये चित्र बना है, बिल्कुल इसी क्वेश्चन का भाई है जो हमने किया है अभी। चित्र बेटा सेम, में इसको ही बने रहने देता हूं क्योंकि अगले में भी सेम है।
चित्र में 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो संकेंद्रित वृत्त हैं। क्या कहा है बेटा उसने कहा है कि दो संकेंद्रित वृत्त हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा ये कि दो संकेंद्रित वृत्त हैं और छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और बड़े की 5 सेंटीमीटर है। बाह्य वृत्त की एक जीवा, बाह्य वृत्त बेटा ये बाहर का वृत्त है, बाहर वाला, इसकी जीवा ए बी जो अंत्यवृत्त को बिंदु पी पर, इस बार इसने क्या कहा यहाँ की बिंदु पी पर प्रतिच्छेद स्पर्श करती है, यानी कि ये बड़े वृत्त की जो जीवा है वो छोटे वृत्त को बिंदु पी पर स्पर्श करती है की लंबाई होगी। उसने कहा कि इसकी लंबाई हमें चाहिए बेटा, इसकी लंबाई चाहिए। अब बेटा इसकी ये क्या है, ये बेटा हमने यहां मिला दिया। क्या कर दिया बेटा, हमने यहां पर मिला दिया और बड़े वृत्त की जो त्रिज्या है बेटा वो क्या है कि वो 5 सेंटीमीटर है। यहां पर देखो बेटा क्या दिया है कि ओ ए बराबर कितना है, ओ ए बराबर 5 सेंटीमीटर है कि जो उसने दिया है कि बड़े वृत्त की त्रिज्या है। ओपी क्या है बेटा, ओपी क्या है, ओपी यहां पर लंब दिखाई दे रहा है लेकिन ये छोटे वृत्त की त्रिज्या है। क्या है बेटा, छोटे वृत्त की त्रिज्या है। तो हम यहां क्या लिखेंगे, ये 90 डिग्री का कोण बनाती है। क्या है, 90 डिग्री का कोण बनता है किससे, क्योंकि ये त्रिज्या है और ये स्पर्श बिंदु स्पर्श रेखा है। तो समकोण त्रिभुज OPA में, तो इस वाले त्रिभुज में बेटा ए इस वाले में यानी कि OPA में ये 90 डिग्री का कोण है बेटा, ये 5 है और ये 4 है, ये 3 है बेटा। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण कितना है बेटा, OA 5 है क्योंकि 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है। आधार बेटा AP है, हमें नहीं पता, और लंब बेटा OP है जिसकी मान 3 का वर्ग है। तो ये 25 आ गया बेटा AP का स्क्वायर और यहां पर 9 आ जाएगा। यहां पर 25 माइनस 9 बराबर AP का स्क्वायर है बेटा, ये 16 बराबर AP स्क्वायर। तो यानी कि AP की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट में 16 आ जाएगा और हमको पता है कि रूट 16 4 का वर्ग होता है बेटा, 4 आ गया। AP बराबर 4 सेंटीमीटर। अब दोबारा उसने पूछा पूरी AP की लंबाई चाहिए हमें, AP की यही अभी हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा था कि ये लंब है कि यदि वृत्त में किसी जीवा पर लंब डाला गया, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो यहां लिख देंगे कि AB बराबर 2 गुना AP। जब ये आधे में है, जितना AP उतना PB, तो यहां आ जाएगा बेटा 2 गुना 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। क्या आ गया बेटा, 8 सेंटीमीटर आ गया, यही आंसर आ गया बेटा। अब 8वां क्वेश्चन, ये 9वां क्वेश्चन बेटा देखो, एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। बेटा ये मैंने बताया था अभी। देखो इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं कि मान लीजिए 9वां क्वेश्चन में बता रहा हूं, आपको कुछ नहीं करना। 9वें क्वेश्चन में ये एक हमारा वृत्त है। क्या है बेटा, 9वें क्वेश्चन में एक वृत्त है, ये इसका एक बिंदु है, यहां पर एक ये व्यास है, ये केंद्र है, ये व्यास है। जब इस सिरे पर एक स्पर्श रेखा खींचेगी और इस सिरे पर एक स्पर्श रेखा खींचेगी, तो देखो उसने कहा कि एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या। तो उसने कहा कि ये व्यास है, व्यास के सिरे हैं, इन दोनों पर हमने स्पर्श रेखा खींची है, तो संख्या कितनी होंगी, केवल बेटा 2 होंगी। कितनी होंगी, 2 होंगी। अगर ये व्यास का नाम भी ना ले तो वृत्त में किसी भी व्यास के सिरों पर अगर स्पर्श रेखा खींचेंगी तो वो 2 होंगी। तो बेटा आगे कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन करते हैं, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। बेटा क्या कहा इन्होंने कि किसी वृत्त के परिगत का मतलब चारों तरफ एक समांतर चतुर्भुज है। कोई वृत्त है उसके चारों तरफ एक समांतर चतुर्भुज है और हमें सिद्ध क्या करना है कि वो समचतुर्भुज होगा। दिया क्या है
कि एक वृत्त है और वृत्त के चारों तरफ एक समांतर चतुर्भुज है। सिर्फ क्या करना है कि जो समांतर चतुर्भुज उन्होंने हमें कहा है ये समांतर चतुर्भुज है, लेकिन वास्तव में वो समचतुर्भुज है। बेटा यहां क्या करेंगे हम, सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे, एक वृत्त बनाएंगे, इस वृत्त के चारों तरफ एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। ऐसे बनाएंगे बेटा, इसका नाम रख लेंगे ए, इसका नाम रख लेंगे बी, इसका नाम रख लेंगे सी और इसका नाम रख लेंगे बेटा डी। फिर जो ये स्पर्श बिंदु है, एक एक स्पर्श बिंदु भी हैं। हमने मान लीजिए डी ये रख लिया हमने ई, इसका रख लिया एफ, इसको रख लिया जी, इसको रख लिया एच। ठीक है, ई एफ जी एच रख लिया। अब बेटा यहां सबसे पहले क्या करेंगे कि जो इससे क्वेश्चन है कि जिसमें दिया है वाले होते हैं कि जिसमें सिद्ध करना है, दिया है वृत्त के परिगत, क्या चीज दी है बेटा, परिगत। परिगत का अर्थ है चारों तरफ, वृत्त के परिगत एक समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज। ये बेटा हमें पता है चतुर्भुज में कौन सा, एबीसीडी। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है बेटा कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज। ये चीज हमें सिद्ध करनी है। यहां पे रख लो कि चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी। यहां पे लिख देता हूं बेटा मैं छोटा सा, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी। सिद्ध क्या करना है कि जो ए बी सी डी है वो एक समचतुर्भुज है, अर्थात अगर समांतर चतुर्भुज की क्या खास बात होती है बेटा, अगर हमारे पास कोई समांतर चतुर्भुज है, मान लीजिए हमारे पास ये समांतर चतुर्भुज है बेटा, तो इसकी ये वाली भुजाएं बराबर होती हैं, समांतर भी होती है, यानी कि अपोजिट साइड, यानी कि ये सम्मुख आमने सामने की जो भुजाएं थी वो बराबर भी होती हैं और समांतर भी होती हैं। फिर ये जो इधर भी समान, ये सामने है आमने सामने, ये दोनों भुजा भी आपस में समांतर होंगी और बराबर भी होंगी। ये समांतर चतुर्भुज की कहानी है बेटा, किसकी है, समांतर चतुर्भुज की। और बेटा समचतुर्भुज की कहानी क्या होती है, समचतुर्भुज की कहानी ये होती है कि चारों की चारों भुजा आपस में बराबर होती हैं। तो हमें यहां सिद्ध क्या करना है कि जब ये बराबर होती है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी और बराबर डी ए, ये चीज हमें ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, या ए बी इसे सी डी को डी ए भी लिख सकते हैं और डी सी, और इसको ए डी को डी ए भी लिख सकते हैं। यहां तक बेटा क्लियर हो गई होगी बात आपको। अब हमें चलना कौन से रास्ते पर है, हमें अब चलना कहां है बेटा, उत्पत्ति करनी है। उत्पत्ति का मतलब क्या है कि जो हमें सिद्ध करना है हमें वहां पर जाना है। तो बेटा यहां पर क्या चीज है, यहां पर हमें दिया है, क्या दिया है कि यहां लिख लें, दिया है, क्या चीज दी है बेटा कि ए बी बराबर, ए बी के बराबर सी डी, ए बी के बराबर बेटा डी सी है, इसको भी चलो डी सी लिख देते हैं और इसको लिख देते हैं ए डी। ए बी के बराबर बेटा डी सी है, या मैं सी डी भी लिखूंगा तब भी ठीक है। और दूसरा ए डी के बराबर बी सी है बेटा, ए डी के बराबर बी सी है। ये हमने समीकरण एक मान ली। क्यों मान ली बेटा, ये हमने क्यों लिया, क्योंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज। अभी हमें समचतुर्भुज का नहीं पता होता, हमें सिद्ध करना है। अभी तक हमें केवल ये पता है कि ये समांतर चतुर्भुज है, तो ये आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी, ए बी के बराबर डीसी और एडी के बराबर बीसी होगी। बेटा यहां तक क्लियर। फिर हम यहां क्या देख रहे हैं कि ये एक बाह्य बिंदु है। मान लीजिए ये वर्त था, अभी तक हमने क्या किया था कि यहां कोई बिंदु है, मान लो पी, इसने इस पर रेखा खींची, क्या खींची बेटा, इस पर रेखा खींची, यहां ऐसे इस पर रेखा खींच दी, यहां ऐसे खींच दी, यानी कि स्पर्श बिंदु है। तो यहां पर जो हमने पढ़ा था बेटा प्रमेय पे कि पी ए बराबर पी बी होगी, क्यों होगी, क्योंकि ये बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं हैं, तो वही काम यहां भी होगा। ये बिंदु सी है, सी से स्पर्श रेखा सी एफ है और यहाँ पे सी जी है, डी से डी जी और डी एच है, ए से ए एच और ए ई है, बी से बी ई और बी एफ है।
तो ये बेटा हमारी स्पर्श रेखाएं हैं। कितनी है इसमें? 2 यहां, 2 यहां, 2 यहां, 8 है। 8 है बेटा। तो हम यहां करते हैं परमेश से। क्या? परमेश से। परमेश से क्या करेंगे कि ए एच बराबर ए ई, ए एच बराबर ए ई होगा, ए एच के बराबर ए ई होगा। फिर बी ई और डी एच। अब देखो बेटा, मैंने कहा कि डी एच और बी एच बराबर ए ई आ गया। फिर हम यहां से ले लें डी एच और डी जी, डी एच और डी जी। अब बेटा ये डी एच है, डी जी इधर लिखूं कि इधर लिखूं? अगर जिधर एच यहां लिखा है तो ये एच वाला भी इधर ही लिखेंगे, ये वाला भी होगा, ये हो गया। अब इस बिंदु से ले लें सी जी और सी एफ। क्या बेटा? सी एफ बराबर सी जी है। तो जी उधर लिखना है कि जिधर जी पहले से आया होगा, एफ इधर लिख लेंगे। ये ध्यान रखना है बेटा, क्योंकि हमें जोड़ने बस ये ध्यान रखना है कि जी जी एक साथ आ जाएं। फिर हम यहां से लेंगे बीई। यहां से कौन कौन बराबर होंगे बेटा? बीई बराबर होंगे और बी एफ बराबर होंगे। तो ई कहां है? ई इधर है, तो ई मैं इधर लिखूंगा और बी एफ इधर लिखूंगा। बी एफ बराबर बीई। ये समीकरण अब बेटा यहां है। अब इन समीकरणों को जोड़ने पर समीकरण नंबर ए मान लिया बेटा हमने। क्या मान लिया? इन समीकरण को हमने 2 मान लिया। समीकरण 2 को जोड़ने पर, अब इन सबको जोड़ने पर क्या होगा बेटा? जितनी भी ये समीकरण 2 हैं, वरना हम इसे समीकरण 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, यानी कि 4 है तो अलग अलग लंबा नाम भी दे सकते हैं, लेकिन हमने 2 ही दे दिया। जोड़ने पर ए एच, डी एच, सी एफ, बी एफ इन्हें एक साइड में और उधर एक साइड में जोड़ेंगे। बेटा यहां पर ए एच प्लस डी एच प्लस सी एफ प्लस बी एफ बराबर क्या होंगे बेटा? ये देखो ए ई प्लस डी जी प्लस सी जी प्लस बी ई। ये ध्यान रखना बेटा। अब हमें ये देखना है कि कोई 2-2 करके एक मिलते हैं क्या? यहां पर ए एच है, ए एच के साथ अगर मैं डी एच मिला दूं, ए एच के साथ डी एच मिला दूं बेटा, ये दोनों अगर ए एच प्लस डी एच पूरा एडी हो जाएगा। फिर सी एफ प्लस बी एफ ये पूरा क्या हो जाएगा? जिसको हम एडी लिखेंगे बेटा यहां से, और इसको बीसी लिखेंगे, बराबर ए ई प्लस डी जी, ए ई प्लस डी जी। देखो ए ई कहां है? ए ई यहां है, बी ई यहां है, तो इसको आप एक साथ ले लो कि ए ई प्लस बी ई को क्या लिख देंगे बेटा? ए बी। फिर बचे दोनों डी जी और सी जी। डी जी और सी जी बेटा ये है डी सी। क्या है बेटा? डी सी। अब आपको समझ आ गया होगा कि ये हमने एच एच एक साइड में क्यों लिए। अगर मैं यहां डी जी इधर ले लेता तो ये जोड़ करके कोई एक भुजा न बनती। अब हम यहां क्या देखा है? एडी और बीसी है, लेकिन एडी और बीसी तो बराबर है बेटा, बराबर है ना। अब हमें सिर्फ क्या करना है? यहां पर हमें पता है कि ए बी के बराबर डीसी है और बीसी के बराबर एडी है। अगर मैं ये लिया हूं कि ए बी के बराबर बीसी लिया हूं, क्या लिया हूं? ए बी के बराबर बीसी लिया हूं, या ए बी के बराबर एडी लिया हूं, या ए बी के बराबर एडी लिया है। अगर हम ए बी के बराबर बीसी सिद्ध कर लें या ए बी के बराबर एडी सिद्ध कर लें कि ए बी के बराबर एडी भी हो जाएगा तो डीसी भी हो जाएगा, तो ये सब चारों आपस में बराबर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये अगर बराबर सिद्ध करती है, इसके बराबर ये है तो ये तीनों बराबर हो गए, और इसके बराबर ये तो चारों बराबर हो जाएंगे। तो यहां हम क्या करें? एडी बीसी को हमें यहां से लिख दें, ये एडी है, और बीसी को भी एडी लिख लें, बराबर। अब एडी तो आ गया बेटा, अब डीसी को क्या लिखें? डीसी को ए बी लिख दें, ए बी प्लस ए बी। तो यहां पर क्या हो गया? 2 एडी बराबर 2 ए बी। तो इसके क्या आ गया बेटा? एडी बराबर ए बी आ गया, एडी एडी के बराबर ए बी आ गया। ये दोनों आपस में बराबर है, लेकिन इसके बराबर ये है तो ये तीनों बराबर हो गए, इसके बराबर ये तो चारों बराबर हो गए। तो हम क्या लिख देंगे बेटा?
यहां क्या लिख देंगे, लास्ट में लिख देंगे कि ये समीकरण नंबर हमने ले लिया 3। इस समीकरण 1 और 3 से क्या लिख देंगे बेटा, समीकरण 1 व 3 से क्या होगा कि ए बी बराबर बी सी बराबर ए डी बराबर डी सी। इसलिए ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। क्या है बेटा, समचतुर्भुज है। ये सिद्ध हो गया बेटा, यही उन्होंने हमें कहा था कि सिद्ध करके बताओ, तो बेटा ये हमने सिद्ध कर लिया। समझ में आया बेटा कि हमें एक चित्र बनाना है, यहां पर लिख लेंगे समांतर चतुर्भुज की जो हमें विशेषताएं पता है कि आमने सामने भुजा बराबर, वो लिख ली। फिर हम परमे से क्या करेंगे कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर डाली गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, सिर्फ परमे से आपने लिख दिया। अगर और ज्यादा लिखना चाहो तो लिख सकते हैं आपकी, हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, इसलिए ये सब लिख दिया। फिर इन सबको जोड़ेंगे, LHS एक तरफ RHS एक तरफ जोड़ेंगे, दो दो का पेयर बनाएंगे, एक भुजा आ जाएगी, फिर उनको भी इक्वल करेंगे और यहाँ पर AD बराबर AB आ गया या BC बराबर DC, किसी के भी बराबर सिद्ध कर ले तो ये हमारा आ गया कि समचतुर्भुज है। तो अगला क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन है केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु कोई T है, वहां से दो स्पर्श रेखाएं TP और TQ खींची गई हैं। सिद्ध करें कि कोण PTQ बराबर दो कोण OPR। यहां पर जो हमने अभी 10वां क्वेश्चन किया था बेटा, उन्होंने केवल 2 लाइन का क्वेश्चन दिया। क्या दिया है क्वेश्चन में, क्या दे रखा था वो भी हमने स्वयं किया, जो सिद्ध करना था वो भी हमने स्वयं लिखा और क्वेश्चन कर दिया। अब लेकिन बेटा यहां क्या है, केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु है, यानी कि यहां पर कोई एक वृत्त है, कोई बाह्य बिंदु है, इसका केंद्र O है, ये बिंदु T है। बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP व TQ, यहां से एक रेखा ये और एक रेखा ये गई बेटा Q, ठीक। TP व TQ दो स्पर्श रेखाएं, सिद्ध करें कि कोण PTQ ये वाला कोण किसके बराबर, OP। अब देखो OPQ कहा बेटा, ऐसे नहीं तो O और P ऐसे मिलाओ। उन्होंने कहा है कि कोण OPQ यानी कि यहां पर भी ऐसे मिलाया जाएगा, ये वाला कोण पूछा उसने। ज्ञात क्या है, स्पर्श रेखाएं TP व TQ। सिद्ध क्या करना है बेटा, सिद्ध करना है कि कोण PTQ बराबर दो कोण OPQ, ये सिद्ध करना है। अब चित्र हमने सब बना लिए बेटा, उत्पत्ति। अब ये क्वेश्चन जो इसने दिया, एक समस्या तो हमारे पास है कि हम चित्र कैसे बनाएं, तो जैसे जैसे उस क्वेश्चन में बोला था ऐसे ही ऐसे मैं चित्र को बनाता गया और मेरा चित्र बन गया। PQ मैंने बाद में क्यों बनाया, क्योंकि इसने OPQ कहा था। अब बेटा यहां समस्या क्या आती है, अब हमें यहां करना क्या है ये बताओ। हमें ना तो ये पता ना ये पता। अब होता क्या है कि हम जानते हैं कि किसी बाह्य बिंदु से खींची गई रेखाएं वो और त्रिज्याओं के साथ बना कोण और इन दोनों का कोण समपूरक होता है। अब यहां क्या लिखेंगे, परमे से क्या लिखोगे, कोण POQ ये वाला कोण बेटा प्लस कोण PTQ बराबर 180। परमे से है बेटा, ये दिया है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण का योग 180 होता है, ठीक है। फिर त्रिभुज OPQ में, अब OPQ ये एक त्रिभुज बना बेटा, ये वाला, ये P है, ये Q है और ये O है, तो इसमें ये भुजा बराबर है, क्यों है, OP बराबर OQ क्यों है बराबर, क्योंकि ये बेटा दोनों त्रिज्या हैं, इसलिए इनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे
यानी कि कोण ओ पी क्यू बराबर कोण ओ क्यू पी। ये वाला कोण बराबर होंगे। क्यों होंगे? हमें पता है कि यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके समूह कोण भी बेटा बराबर होते हैं। अब मुझे ये वाला कोण निकालना है। ये वाला कोण, इस कोण, ये कोण दोनों का योग कितना है बेटा? 180 होता है। क्या होता है? 180 होता है। अब यहां में POQ को, यानी कि POQ का मान हमें यहां पर रखना है। इस वाली समीकरण में POQ का मान रखना है। अब कैसे रखेंगे बेटा? अब यहां से मैं अगर निकालना चाहूं कि कोण OPQ प्लस कोण OQP प्लस कोण POQ बराबर 180 है बेटा। इन तीनों कोणों का योग। ठीक। OPQ का मान हमें पता नहीं है, दोनों को मैं OPQ कर दूं। कोण OPQ, क्योंकि OPQ हमें सीधे करना है। OQP का मान भी हम OPQ लिख दूं, क्योंकि OPQ और OQP दोनों बराबर हैं बेटा। तो यहां हम समीकरण 2 से कर लिया ये, प्लस कोण POQ बराबर 180। तो ये क्या हो गया? दो कोण OPQ प्लस कोण POQ बराबर 180। अगर मैं बेटा कोण POQ का मान निकालना चाहूं तो 180 माइनस 2 कोण OPQ हो जाएगा। ये कौन हो जाएगा बेटा? समीकरण नंबर 3। अब इस समीकरण 3 से POQ का मान मैं यहां पे रख देता हूं। कहां पर? समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 में बेटा। क्यों? क्योंकि वहां पर हमें P2Q खत्म लड़का ना, OPOQ खत्म करना है। तो ये वाला मान POQ की जगह रखूंगा तो यहां क्या आ जाएगा? 180। ये वाला बेटा POQ का मान ये वाला है, तो यहां से हटाऊं और ये रख दूं। 180 माइनस 2 कोण OPQ प्लस कोण PTQ बराबर 180। 180 ये वाला सब चीज PTQ इधर रखूं, कोण PTQ इधर रखो बेटा। अब इसको भी उधर ले जाऊं। ये आ जाएगा माइनस के 180, ये प्लस है बेटा, यहां आ जाएगा 2 कोण OPQ। 180 से 180 कट जाएगा, कोण PTQ बराबर 2 कोण OPQ। ये आ गया बेटा, प्रूव हो गया। अब हमने यहां क्या किया बेटा, ये समझ लो एक बार और दोबारा। हमें पता है कि स्पर्श रेखाएं बाह्य बिंदु पर जो कोण बनाती हैं और केंद्र पर जो कोण बनाती हैं, इन दोनों का सम 180 होता है। फिर हमने कहा कि ये त्रिभुज बना, इसमें ये त्रिज्या इन दोनों बराबर है, तो इनके समूह कोण भी बराबर होंगे। ये हमने ले लिया बेटा। फिर क्या है कि हमने इसी त्रिभुज में, यहां आप और लिख सकते हो पुनः त्रिभुज OPQ में, त्रिभुज OPQ में तीनों कोणों को लिखेंगे बराबर 180, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग 180 होता है। OPQ और OQP दोनों आपस में बराबर है, तो दोनों को OPQ लिख लिया। यहां पर 2 हो गए, इसको उधर ले गए, 180 में से घट गया। फिर इसका मान हमने बेटा समीकरण 1 में रख लिया और हमारा आंसर आ गया बेटा। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। बोलिए, आया कोई?
अगला क्वेश्चन बेटा 12वां, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण को संपूरक होता है। बेटा जो चीज हम अभी कह रहे थे कि 180 होता है वही सिद्ध करवा रहा है। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से, ये बेटा बाह्य बिंदु बेटा ये आ गया, हमने मान लीजिए P है, ये बेटा A हो गया स्पर्श बिंदु, ये हो गया B। उसने कहा बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श रेखाएं P और PB हो गए बेटा, के का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर कोण बना कोण संपूरक होता है। तो बेटा दिया क्या है, दिया है बेटा दो स्पर्श रेखाएं, कौन कौन सी, PA व PB। सिद्ध क्या करना है बेटा, सिद्ध करना है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण 180 का होगा। संपूरक का मतलब 180 का होगा। कोण AOB प्लस कोण APB बराबर 180 लाना है। ये वाला कोण है, इस कोण का नाम बेटा। अब उत्पत्ति में क्या करेंगे बेटा, हम जानते हैं कि स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा और त्रिज्या समकोण बनाती हैं। ये पर में भी लिख सकते हैं बेटा कि पर में से हम जानते हैं कि स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा व त्रिज्या समकोण बनाती हैं। अब ये तो चीज हो गई बेटा, जब ये हो गई तो हम क्या लिखेंगे, कोण OBP बराबर 90 डिग्री, कोण OAP बराबर ये भी 90 डिग्री। इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। फिर हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है बेटा, OAPB ये एक चतुर्भुज बन गया। इनका योग कितना होता है बेटा, 360 डिग्री होता है। इसलिए इन कोणों के नाम रख लो, कोण AOB प्लस कोण OAB प्लस कोण OBP, कोण OBP प्लस कोण AP प्लस कोण APB बराबर 360 डिग्री। अब बेटा इसका मान AOB का मान हमें पता है, AOB का मान हमें नहीं पता। कोण AOB का मान हमको नहीं पता। इसका मान 90 डिग्री, इसका मान 90 डिग्री और इसका मान कोण APB बराबर 360 डिग्री। तो कोण AOB प्लस 180 हो गया बेटा, दोनों को जोड़कर कोण APB बराबर 360 डिग्री। तो इसलिए कोण AOB प्लस कोण APB बराबर 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। 180 बेटा उधर चला गया, तो कोण AOB प्लस कोण APB बराबर 180। ये बेटा पहले हमने इसको लिख दिया था डायरेक्ट कि परमे से हमने लिख दिया कि परमे से ये कोण इस कोण का योग 180 होता है, परमे से हमने लिख दिया था। लेकिन यहां इस बार उसने कहा कि सिद्ध करके बताओ कि इस दोनों कोणों का योग 180 होता है, तो हमें ये सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। ये एक चित्र दिया है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत मीन्स चारों तरफ, यानी कि एक वृत्त है जिसके चारों तरफ एक त्रिभुज ABC बना है। इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD
और डी सी क्रमशः ये 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो भुजाएं ए बी और ए सी की नाप कीजिए। बेटा यहाँ पर बीसी भुजा की लंबाई कितनी आ गई, यहाँ पर भुजा आ गई हमारी 6 और 8 14 सेंटीमीटर आ गई। कितनी आ गई बेटा, 14 सेंटीमीटर आ गई। लेकिन उसने कहा कि ए बी और ए सी ज्ञात करें, तो उसने कहा कि त्रिज्या कितनी है, ये 4 सेंटीमीटर है। बेटा चित्र में दोबारा नहीं बना रहा हूं बेटा, यहीं पर इसे हम हल करते हैं। ये क्वेश्चन आया और ये कई बार जब भी आता है तो 6 नंबर में आता है क्वेश्चन, कई बार आ चुका है बेटा। तो यहां पर मैं इसी क्वेश्चन को, इस चित्र को दोबारा नहीं बनाते, इसी चित्र में बात करते हैं हम। तो ये जो ओडी है ये बेटा 4 सेंटीमीटर है। तो अब हम इसे क्या करें, केवल एक भुजा बची है वो पता है और कुछ भी हमें नहीं पता है। तो यहां हम क्या करते हैं कि जैसे ये एक वृत्त है और यहाँ पर बिंदु बी है, तो बिंदु बी से इस वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींची है, एक तो बीडी और एक यहाँ पर नाम हम लिख लेते हैं। इसका नाम हम यहाँ स्पर्श बिंदु, इसका नाम हम ई रख लेते हैं। यहाँ पर इस पर स्पर्श बिंदु बेटा, यहाँ पर इसका नाम एफ रख लेते हैं। ठीक है बेटा। जब ये 8 है तो ये कितनी हो जाएगी बेटा, जब ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगी, ये भी 8 हो जाएगी। ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी बेटा, क्योंकि हमें पता है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं की लंबाई बराबर होती है। ठीक है बेटा। अब यहां हम क्या करेंगे, क्योंकि CD बराबर CF, तो CF बराबर क्या आ जाएगा बेटा, CF बराबर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक, तथा यहां पर क्या है, BE बराबर है BD, तो यहां से BE क्या आ जाएगा बेटा 8 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। यहां पर हम मान लेते हैं कि माना AF बराबर X है, इसलिए AF बराबर AE बराबर X सेंटीमीटर। अब देखो बेटा, हमने मान लिया कि ये X है। अगर ये X है तो ये भी X है, ये X है तो बेटा ये भी X है। ठीक है। अब हम यहां क्या करते हैं, OD बराबर हमें पता है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या दी हुई है बेटा, OD 4 है। अब आप इसे ऐसे कर लें, इसको बेटा ऐसे मिलाएं। अगर मैं बात देखूं, एक मेरा पूरा त्रिभुज बना था ABC, और इसको मिलाने से एक त्रिभुज बन गया OCB और एक बन गया OBA और एक बन गया OAC। एक त्रिभुज ये बना, एक ये बना और एक ये बना बेटा, 3 त्रिभुज बन चुके हैं। कितने त्रिभुज बन चुके हैं बेटा, 3 त्रिभुज बन चुके हैं। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आएगा तो हमें सबसे पहले पूरे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। जब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं बेटा, हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं। अगर वह समकोण त्रिभुज है तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई। एक सूत्र ये होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई। अगर समबाहु त्रिभुज होता है बेटा तो √3/4 गुना भुजा का वर्ग। एक ये होता है बेटा, और एक होता है विषमबाहु त्रिभुज का, जिसकी तीनों भुजाएं अलग होती हैं। तो यहां पर भी तीनों भुजाएं अलग हैं, और बेटा उसका फॉर्मूला होता है S × S-A और S-B और S-C। ये वाला फॉर्मूला होता है बेटा। तो इस बड़े त्रिभुज में हम यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला। ठीक है। तो यहां हम क्या करेंगे बेटा, S बराबर A + B + C। चलो उससे पहले एक काम और कर लेते हैं हम बेटा। A बराबर क्या है, मान लीजिए A के सामने की भुजा को हमने A माना, तो ये हो गया 14 सेंटीमीटर। B बराबर बेटा, B के सामने की भुजा हमने माना, यहां A बराबर क्या लेंगे कि BC है, यानी कि आ गया 14 सेंटीमीटर। B बराबर क्या लेंगे बेटा, AC हो गया ये, यानी कि हो गया 6 + X। फिर बेटा C बराबर लेंगे, C के सामने की AB को लिखेंगे 8 + X। ये सब A बराबर 14 है, B बराबर 6 + X और C बराबर 8 + X। मैंने ये भी लिख दिया, C को मैंने कौन सी भुजा माना बेटा। ठीक है। एक होता है इसमें S निकालना होता है। S का होता है कि त्रिभुज का
एस क्या होता है? त्रिभुज की तीनों भुजाओं का आधा, यानी कि त्रिभुज के परिमाप का आधा। तो बेटा एस बराबर त्रिभुज के परिमाप का आधा क्या होगा? आधा है। ए बराबर क्या है बेटा? 14 है। बी बराबर 6 प्लस एक्स है। सी बराबर 8 प्लस एक्स है और अपॉन में 2 है। तो 14 6 20 8 28, 28 प्लस 2 एक्स अपॉन 2। बेटा जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 14 प्लस एक्स आ जाएगा, यानी कि एक्स का मान हमारा 14 प्लस एक्स आ गया है। अब बेटा मैंने सब इसे नीचे कर सकते हैं, बड़ा क्वेश्चन है, जगह कम है, इसलिए मैं बराबर में लेके जा रहा हूं। आप भी बोर्ड में ऐसे कर सकते हैं, लेकिन आप इसी के नीचे करना ये काम। फिर बेटा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, सूत्र लगाओ बेटा, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस का मान कितना है बेटा? 14 प्लस एक्स है। यहां एस का मान है 14 प्लस एक्स, माइनस ए का मान कितना है बेटा? 14 है। पहला ब्रैकेट बंद, दूसरे ब्रैकेट में एस का मान रखेंगे 14 प्लस एक्स माइनस बी। देखो बेटा मैं यहां डायरेक्ट कर रहा हूं, बी का मान 6 प्लस एक्स है, मुझे लिखना है 14 प्लस एक्स और माइनस 6 प्लस एक्स लिखना है। तो यहां क्या होगा? 14 प्लस एक्स होगा, माइनस 6 होगा और माइनस एक्स हो जाएंगे। तो मैं यहां डायरेक्ट कर दे रहा हूं कि एक्स 6 माइनस एक्स होगा। दूसरे ब्रैकेट में एस माइनस सी, एस का मान है बेटा 14 प्लस एक्स और सी का मान है 8 प्लस एक्स, तो ये दोनों हो जाएंगे माइनस के। अब देखना बेटा, यहां पर है 14, तो 14 से 14 गया तो 14 प्लस एक्स है। यहां पर 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा, केवल एक्स बचेगा। यहां पर एक्स कैंसिल हो जाएगा, 14 में से 6 8 बचेंगे। यहां पर एक्स से एक्स कैंसिल होगा और यहां पर 6, ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा बेटा। यहां 14 प्लस 14 माइनस, तो हमारे पास ये बची 6 48। केवल बेटा हमारे पास क्या बचा? 48 एक्स और ब्रैकेट में 14 प्लस एक्स, इसको यहीं छोड़ देते हैं बेटा। ठीक है बेटा। अब इस तरह के एक्स की मान ज्ञात करने के लिए बेटा हमें क्या करना होगा? अब हमें ये जो त्रिभुज है AOC और त्रिभुज AOB, ये किस प्रकार के त्रिभुज है बेटा? यहां से इस पर लंब डालो, यहां पर लंब डालो, यहां पर भी लंब डल जाएगा। तो ये बन जाता है कि जब हमारा ये वर्ड है बेटा, ध्यान से देखना, ये हमारा इस पर बिंदु है तो 90 डिग्री का कोण बना, तो ये वाली ऊंचाई जाएगी और ये आधार आ जाएगा। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, जैसे कि हमारे यहां पर बने हैं, ये ओ है और ये, तो ओडी हमारा यहां लंब है, लंबिक दूरी, ऊंचाई मानी जाएगी ऊंचाई, और ये आधार। तो सूत्र होता है समकोण त्रिभुज का 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो उस सूत्र से बेटा हम क्या करेंगे कि त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल, त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। 1/2 आधार हो गया 6 और 8 14 और ऊंचाई हो गई बेटा 4, क्योंकि ओडी का मान 4 है। तो ये आ गया बेटा आपका 28 सेंटीमीटर का स्क्वायर। जो क्षेत्रफल है वो हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर आता है बेटा। फिर यहां दूसरे त्रिभुज का ले लो, त्रिभुज OAB। त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल बराबर 1/2, आधार बेटा कितना है? 8 प्लस एक्स है। यहां आप डायरेक्ट कर लेंगे। और ऊंचाई कितनी बेटा? OE है, ये त्रिज्या है। OE क्यों लिखा? क्योंकि ये त्रिज्या है। आप थोड़ा बाद में देखेंगे, बड़े कंफ्यूज होंगे बेटा। 1/2 गुना AB गुना OE बराबर 1/2, और AB का मान है 8 प्लस एक्स और OE का मान है 4, ये कट गया बेटा 2, तो आ गया 2 8 16 प्लस 2x, इसमें अंदर गुना। फिर त्रिभुज OAC का मान, त्रिभुज OAC का क्षेत्रफल
बराबर 1/2। इस बार आधार आ जाएगा बेटा AC और ऊंचाई आ जाएगी OF। और OF क्या है? एक त्रिज्या है। इसका मान है बेटा 6 + x। ब्रैकेट में लिखेंगे बेटा, ध्यान रखना। अगर आपने गलती से इसको ऐसे लिख दिया तो ये क्या होगा? ये अलग पद होगा, ये अलग। अगर खोलेंगे इसको 3 और x + 4 ऐसे हो जाएगा, लेकिन ये 6 + x ब्रैकेट में है बेटा। इस 2 से 4 कट जाएगा 2 बार बेटा, 2 के अंदर गुना होगी 12 और प्लस 2x। तो अब हम यहां क्या कर सकते हैं बेटा? ध्यान रखने वाली बात है। क्या कर सकते हैं कि यदि मैं त्रिभुज OAB, त्रिभुज AOC और त्रिभुज COB, यानी कि ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, तीनों को जोड़ दूं तो वो पूरे बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल बन जाएगा। और बड़े का हमने अलग से निकाल लिया है। तो पुनः क्या करेंगे कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज OBC का प्लस त्रिभुज OAC का। त्रिभुज OAC का क्षेत्रफल। तो बेटा ABC का क्षेत्रफल हमने के लिया, रूट में लिया। रूट में है 48 है, x है, ब्रैकेट में 14 + x है। यहां पर क्या है बेटा? AOB का मान हमारा ये है 16 + 2x है। OBC का मान बेटा हमारा यहां 28 है और OAC का मान बेटा हमारे पास 12 + 2x है। अब यहां 48 को जब बेटा मैं यहां 48 का वर्गमूल लूं तो क्या होगा? 48 के वर्गमूल करने के लिए मैं इसके फैक्टर करूंगा तो बेटा फैक्टर होंगे 2 से 24, फिर 12, फिर 6 और ये। तो एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, यानी कि 4 × 4 × 3 यानी कि 4√3 आ जाएगा बेटा। कितना आ जाएगा? 4√3। या इसको तो यहां पर हमने ले लिया 4 वर्गमूल में 3x और 14 + x यहां पर। अब यहां पर बेटा 12 और 18 40 और 16 56। कितना आया? 56 + 2 और 2 4x आया बेटा। यहां पर भी 4 कॉमन लो बेटा, 3x 14 + x आ गया। यहां पर 4 कॉमन लेंगे तो ये 14 + x आ जाएगा। इस 4 से बाहर वाला 4 कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा बेटा? 3x और ब्रैकेट में 14 + x बराबर 14 + x। अब बेटा इस वर्गमूल को हमें खत्म करना, और इधर वर्गमूल नहीं है तो दोनों ओर का वर्ग करने पर क्या होगा बेटा? दोनों ओर का वर्ग करने पर, दोनों ओर का वर्ग करेंगे बेटा तो इसके पूरे का वर्गमूल हट जाएगा। लिख लो पहले ऐसे, 3x 14 + x इस पूरे का वर्ग और यहां पर 14 + x का वर्ग। ठीक है बेटा। जब इसका वर्ग करेंगे बेटा तो यहां पर आगे कर देता हूं। इसका वर्ग खोलेंगे बेटा, यहां आ जाएगा 3x × 14 + x जुगा तो रहेगा। अब इसका वर्ग करेंगे बेटा 14 का वर्ग प्लस x का वर्ग प्लस 2 × 14 × x। तो बेटा यहां इसके अंदर मल्टीप्लाई करो, 3x की 14 में गुना करोगे, 14 × 3 42x प्लस 3x² बराबर 196 x² और 14 दूनी 28x। अब बेटा इन सबको इधर लिया हो एक साइड में, 3x² है माइनस x² है
प्लस के 42x थी, एक्स स्क्वायर के साथ हम ये लिया है, यहाँ पर 42x है, इसको माइनस को लिया 28x और माइनस के 196 बराबर 0। अब देखो बेटा 3x स्क्वायर ये था और एक्स स्क्वायर को मैं यहाँ ले आया, दोनों हो गए। फिर 42 के 42x यहाँ रख के माइनस के 28x यहाँ आ जाएंगे इधर, क्योंकि जो बराबर से इधर की संख्या है जब हम दूसरी तरफ लेके आएंगे तो उनके चिन्ह चेंज हो जाएंगे। अब देखो बेटा 3x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर गया तो 2x स्क्वायर बचा और यहाँ पर 42 में से 28 गए 14x और माइनस 196 बराबर 0। बेटा यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 सत्ते 14x और 2 9 18 2 8 16 बराबर 0। तो हमारे पास क्या बचा बेटा, ये बचा 0.2। अब यहाँ 98 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि माइनस में कि घटा के 7 आ जाए। 14 सत्ते 98 14 और 7 एक्स स्क्वायर 14, तो 7 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा 14 माइनस 7 एक्स माइनस 98 और ये 0.2 की वैल्यू 0 हो जाएगी। एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 7x माइनस 98 बराबर 0। यहां पर बेटा कॉमन लिया, यहां पर x कॉमन लिया बेटा, x प्लस 14 आएगा। यहां पर बेटा x 7 कॉमन लिया, x बाहर माइनस है, बाहर माइनस है बेटा, ब्रैकेट स्टार्ट कर रहे हैं तो इसे भी ये प्लस के हो जाएंगे। तो बेटा x प्लस 14 है और x माइनस 7 बराबर 0। अब यहां क्या लिखेंगे कि दो पद हैं, एक तो x प्लस 14 है और एक x माइनस 7 है, ये 0 है। तो बेटा यदि x प्लस 14 है बराबर 0 तो यहां आ जाएगी x की वैल्यू माइनस के 14 है और अमान्य हो जाएगी। क्यों हो जाएगी बेटा अमान्य? अमान्य इसलिए हो जाएगी बेटा क्योंकि किसी त्रिभुज की जो नाप है वो माइनस में आ ही नहीं सकती। अब बेटा इससे आगे मैं यहां क्या लिखूंगा, यदि क्या लिखूंगा, यदि x माइनस 7 बराबर 0 तो x बराबर 7। ये आ गया बेटा हमारा x का मान 7। अब हमें क्या चाहिए, AC और AB। देखो A क्या है, B बराबर AC बराबर 6 प्लस x है और AB बराबर 8 प्लस x है बेटा। हम यहां लिख देंगे, इसलिए AC बराबर 6 प्लस x अर्थात 6 और x का मान 7 बराबर बेटा 13 और AB बराबर क्या है 8 प्लस x है, 8 और x का मान 7 है बेटा 15। तो यही हमारे आंसर आ गए हैं कि AC और AB का मान 8 प्लस ये है। तो बेटा ये देखने की बात है कि कितना बड़ा क्वेश्चन है और ये अगर क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता है तो ध्यान रखना है बेटा कि पहले बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें भी s इंटू एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी हीरोन्स फॉर्मूला आपने 9th में पढ़ा था, हीरो फॉर्मूला से, हीरोन्स फॉर्मूला से आप करेंगे बेटा। तो एबीसी की वैल्यू निकालेंगे। एस क्या होता है, त्रिभुज के परिमाप का आधा। और बड़े ध्यान से करना है बेटा, अगर एक बार भी चूक हो गई, प्लस का माइनस कर दिया तो गलत आंसर आ जाएगा। फिर बेटा अलग अलग त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है, इसमें आधार गुना ऊंचाई वाला फॉर्मूला लगेगा। फिर बाद में लिख देंगे कि इस बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर है, छोटे छोटे तीनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का योग। तो बेटा ये कर दिया, इसको सोल्व करते जाएंगे, एक्स की वैल्यू निकलेंगी और एक माइनस में आएगी, इसको छोड़ देंगे, अमान्य है और प्लस वाले को लेंगे और हमारे दो आंसर आ जाएंगे बेटा। तो मैं समझता हूं कि इस चैप्टर से मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए हैं जो बार बार बोर्ड में आ चुके हैं, इनकी आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा भी इस तरह के क्वेश्चनों की और प्रैक्टिस करनी है जिसमें डिजिट चेंज है, जिसमें संख्याएं चेंज हैं। तो बेटा उम्मीद करता हूं कि इस चैप्टर से और पहले वाले चैप्टर से आपके 10 नंबर के पूरे क्वेश्चन आप आ जाएंगे, यानी कि 10 में से 10 ले आएंगे। तो बेटा इसकी मेहनत करना। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।